आज का ये जो वीडियो है वो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस की जो हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज है उसका आखिरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में 4 वीडियोस के अंदर अच्छे से बात की और उसके बाद हमने जीआईएस के बारे में 5th वीडियो के अंदर बात की है। तो आज 6th वीडियो के अंदर आज हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते होंगे कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से पिछले साल क्वेश्चन काफी आए थे, तो चांसेस हैं कि इस बार जीपीएस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में कई सारी बातें जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि जीपीएस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, यानी कुछ हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स हमें जानना जरूरी होता है। हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट मतलब 1973 में शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, फादर कौन है, इस तरह की कुछ बातें याद, फादर ऑफ जीपीएस कौन है, इस तरह के क्वेश्चन जानेंगे। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, कैसे काम करता है जीपीएस। मुझे लगता है उसके बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस। जानते हैं आप कि जीआईएस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, तो जीपीएस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है उनके बारे में अच्छे से बात करनी है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल जानना है जीपीएस का, कि किस तरह से ये जीपीएस का जो हमारा सिस्टम है, जैसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इधर से उधर जाना हो, जहां हम हैं वहां की लोकेशन जाननी हो, तो इस तरह की जो हम रोज डेली लाइफ में जीपीएस काम में लेते हैं वो किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे डीजीपीएस कहते हैं, डीजीपीएस का भी एक पॉइंट आप देखेंगे IEEE जो बुक है उसके अंदर मेंशन किया गया है, तो कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बात हम SIS यानी सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और साथ में एट द एंड हम कुछ एब्रीविएशंस जान लेंगे। एब्रीविएशंस जैसे कि NDVI की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट, आप जानते हैं। तो वैसे ही आपको अलग अलग कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रह सकते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जीपीएस होता क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं और ये छोटी छोटी फुल फॉर्म्स ही कभी कभी गलत हो जाती हैं। चलिए खैर, एज अ यूएस ओन्ड यूटिलिटी दैट प्रोवाइड्स यूजर्स विथ पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, PNT, 3 चीजें हमें याद रखनी है। ये सिस्टम जो है पोजिशनिंग बताता है, नेविगेशन की किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, रास्ते वगैरह हमें जानने के लिए नेविगेशन के लिए, और साथ में हमें टाइमिंग के बारे में भी बताता है, एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में भी बताता है। एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब समझते हैं कि वास्तव में अभी क्या टाइम हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, एग्जैक्ट जो टाइमिंग्स हैं उनके बारे में भी ये बताता है। तो ये जीपीएस सिस्टम जो है, याद रखेंगे कि ये यूएस ओन्ड है। यूएस ओन्ड मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो ये सिस्टम अप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इंडिया का अलग जीपीएस होना चाहिए। तो ध्यान से यहाँ बातें समझने की कोशिश करेंगे कि जीपीएस जो सबसे पहले शुरू किया गया था, हम कहेंगे उसका नाम था नवस्टार जीपीएस, यानी जो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ने शुरू किया था उसका नाम था नवस्टार जीपीएस, जिसको शॉर्ट में सिर्फ जीपीएस कहा जाने लगा। नवस्टार जीपीएस ही जीपीएस है, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का था। अब उसके बाद हम बात करें, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाया, जिसे हम कह रहे हैं नवस्टार बनाया, उसके अंदर उन्होंने उसको, नवस्टार का भी एक फॉर्म है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, नवस्टार इज एक्रोनिम फॉर नेविगेशन सिस्टम विथ टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम विथ टाइम एंड रेंजिंग, इसे याद रखेंगे। नेविगेशन है ना, तो इसे नवस्टार का भी एक अपना फुल फॉर्म हो सकता है, जो कि है नेविगेशन सिस्टम विथ टाइम एंड रेंजिंग। अब हम बात करेंगे कि ये शुरू किसने किया, तो यूएस डीओडी ने किया। डीओडी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस के पर्पज से ही शुरुआत की गई थी, मिलिट्री पर्पज से हम देख सकते हैं शुरुआत हुई थी जीपीएस की। लेकिन बाद में, आज की बात करें तो ये सभी यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल करवाया जा चुका है। तो ये बात अच्छे से याद रखनी है। नवस्टार इज ऑपरेटेड बाय यूएसडीओडी। अच्छा, ये बात भी अच्छे से याद रखना, यूएसडीओडी ने ही शुरुआत की थी किसकी, जीपीएस की। किस फॉर्म में, जीपीएस, नवस्टार जीपीएस के फॉर्म में, जो कि अब सिर्फ जीपीएस भी कहा जाता है। इट इज ओनली system today able to show you your exact position on the earth anytime, in any weather, anywhere। कोई भी मौसम कैसा भी हो, आप कहीं भी हो, आपकी पोजीशन ये आपको अवेलेबल करवा सकता है, राइट। साथ में तो जीपीएस इज वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम फॉर्म फ्रॉम अ कॉन्स्टलेशन ऑफ मिनिमम 32 अर्थ ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स। याद रखिएगा इस बात को कि ये अपडेटेड डाटा है। अपडेटेड डाटा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे कि मैं आपको कहूँ जेआरएफ के अंदर, आई थिंक बहुत पुराने पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि जीपीएस के अंदर कितने सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, कितने सैटेलाइट्स हैं।
और जब भी आप बुक्स में पढ़ेंगे अलग अलग जगह, आपको यहाँ 24 ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो 24 लिखा है ये सिर्फ 24 ही दिखाई देगा। यहाँ 32 की जगह आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। बात समझिए अच्छे से कि पहले जो जीपीएस सिस्टम था, उसके यूएस का जो जीपीएस सिस्टम है, उस नवस्टार जिसको पहले कहा जाता था, उस सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट्स थे। लेकिन आज की डेट में हम के अच्छा, उन 24 में भी ये भी याद रखना है हमारे को कि 21 रेगुलर वर्किंग थे और 3 जो थे वो स्पेयर पार्ट थे। स्पेयर का मतलब क्या हुआ, स्पेयर का मतलब अगर वो 21 में से कोई खराब हो जाए तो उन 3 में से इमरजेंसी में से काम में लिया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जीपीएस सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट्स थे कि जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन 24 ही टिक करते हैं सभी लोग। लेकिन वास्तव में अप टू डेट अगर हम देखें, आज की डेट में ये बताया जाता है कि यहाँ 32 सैटेलाइट्स हैं और ये 32 सैटेलाइट्स में से 24 एग्जैक्ट वर्किंग है, एक्टिव है, लेकिन उसमें से 8 जो है वो इमरजेंसी रिप्लेसमेंट के लिए रखे गए हैं कि भाई कोई खराब हो गया तो उसकी जगह ये इनमें 8 में से कोई काम आ सकता है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? देन नेक्स्ट इज इन 6 ऑर्बिटल प्लेन्स। अब ये जो 32 है उन्हें 6 ऑर्बिटल प्लेन्स के अंदर रखा गया है। अच्छा, 32 की बात मैं आपको कह तो रहा हूँ, लेकिन आप जो भी डायग्राम्स देखेंगे, आप जो भी इस तरह की फोटोज देखेंगे, यहाँ देखिए एनिमेशन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो यहाँ जो भी आप फोटोज वगैरह अलग अलग देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा यहाँ पे 6 ऑर्बिट्स हैं, 6 ऑर्बिट्स हैं इस तरह की जो भी गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। तो ये 6 ऑर्बिट्स हैं। इन 6 ऑर्बिट्स के अंदर हर एक के अंदर लगभग 4 सैटेलाइट सिस्टम्स दिखाए गए हैं, सैटेलाइट दिखाए गए। अब 6 चौक 24, तो ये पुराने फोटोज ही हैं, इस तरह की एनिमेशन हैं जिनके अंदर 24 आपको ऑर्बिट्स दिखाई देंगे। ये बात समझ आ रही है ना आपको? मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये मेरी बात समझ गए हैं कि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन जो आ रहा है वो 24 पर ही आ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में 32 हो तो हम उसे ही ऑप्शन को सही समझेंगे क्योंकि वही सही आंसर है। और इस तरह से आप देख सकते हैं अर्थ को ये लगातार 32 और हम देख सकते हैं सैटेलाइट्स घूमते हुए कवर करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात अगर हम देखें तो वो ये है कि 6 ऑर्बिट्स में है, हर एक के अंदर 4 माना जाए तो फिर वहां कितना होता, 24 होता था। नेक्स्ट यहाँ बताया है कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20,180, मतलब लगभग 20,180 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब इसे भी याद रखना है कि इसे मिड अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हें हम मिड अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं। आपको मैंने लो अर्थ ऑर्बिट्स, मिड अर्थ ऑर्बिट्स और हाई अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, राइट। तो तीनों रेंजेस को आपको याद रखना है, वहां पे उस वीडियो में जाके चेक करिएगा, अगर नोट्स बनाए हैं तो वहां रिवाइज कर दीजिएगा। ईच ऑफ दीज सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स मेक 2 कंप्लीट रोटेशंस एवरी डे अराउंड द अर्थ। ये भी बात याद रखना है कि ये जो भी सैटेलाइट है दिन में 2 बार चक्कर लगाते हैं किसी एक लोकेशन का, तो मतलब एक चक्कर पूरा करने में इन्हें लगभग 12 घंटे लगते हैं, ओके, और दोनों कवर करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है कि आइडिया ऑफ जीपीएस किसने शुरू किया, तो हम देखेंगे ब्रैडफोर्ड पार्किंसन और इवान गेटिंग और साथ में रॉजर ईस्टन। देखिए रॉजर ईस्टन का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बुक्स में आपको जनरली मिलेगा, फादर ऑफ जीपीएस इज नोन, हम कहेंगे तो रॉजर ईस्टन का नाम देखा जाता है। लेकिन आप जब और सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे या और कहीं देखेंगे तो यहाँ इन 2 साइंटिस्ट का नाम भी आता है, पार्किंसन और गेटिंग। तो हम तीनों का नाम ही याद रख लेंगे दिमाग में, पार्किंसन, गेटिंग और ईस्टन, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो इन तीनों का नाम याद रखना है, ये हम फादर ऑफ जीपीएस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हिस्ट्री। जीपीएस की हिस्ट्री में आपको पहली बात तो मैंने समझा ही थी कि शुरुआत हुई थी नवस्टार से, नवस्टार के रूप में जो 1973 में किसने शुरू किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शुरू किया। अब 1978 के अंदर 4 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, 1993 के अंदर 24 के 24 जा चुके थे, मैंने आपको बताया 24, अब आज की डेट में 32 हैं, लेकिन पहले 24 थे। तो 24th सैटेलाइट कब आया था, 1993 में आया था। और 1994 के अंदर ये बात याद रख सकते हैं कि फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम 1994 में पूरा सिस्टम चालू हो गया था प्रॉपर, तो ये पूरी ऑपरेशनल हो गया था। आप देख सकते हैं जीपीएस इज द फर्स्ट जीएनएसएस। जीएनएसएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये जीएनएसएस जो है वो अलग अलग देशों के अलग अलग हैं। यूएस का आपने समझ लिया जीएनएसएस क्या है, नवस्टार, जो कि अब सिर्फ जीपीएस कहा जाता है। रशिया का अलग है, जैसे ग्लोनास कहते हैं, और चाइना का अलग है। तो इन सभी देशों के जीएनएसएस अलग अलग है। जीएनएसएस का मतलब क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स अलग अलग है। समझ आ गई, इस फुल फॉर्म को याद रखना क्या है। अब मेड अवेलेबल टू द अच्छा, ये जीएनएसएस ही पहला ऐसा नेविगेशन सिस्टम था जो सिविलियंस के लिए फ्री में अवेलेबल करवाया गया है ना। आज हम फ्री में
काम में ले रहे हैं ऐसे, फ्री में तो कहाँ ले रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई रिचार्ज कौन कराएगा है ना। तो चलो खैर, अच्छा ये बात भी याद रखना, ये भी कई बार दिमाग में आ जाता है। अब मेरी ये बात बोलने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि जीपीएस के लिए क्या इंटरनेट की जरूरत होती है, नहीं, जीपीएस के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। हमें अपनी पोजीशन को जल्दी और ज्यादा एक्यूरेट पता करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, ठीक है। पोजीशन जाननी है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे पोजीशन मिलेगी, लेकिन वो बिना इंटरनेट के भी मिल सकती है। जीपीएस को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए हो तो उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। चलो खैर, नेक्स्ट इज अमॉन्ग करंटली यूज्ड जीएनएसएस द जीपीएस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट इज बेस्ट नोन एज द फुल्ली फंक्शनल सिस्टम। ठीक है जी, सबसे बेस्ट कौन सा माना जा रहा है, तो हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। ये आपको मैंने डायग्राम बताया था। अदर जो कंट्रीज के हैं, ग्लोनास जरूर याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं जो रशिया का है, गैलीलियो ये यूरोप का है, ऑपरेटेड बाय यूरोप स्पेस एजेंसी। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, तो इसे याद रखें। बाइडू चाइना का है, बाइडू का ही शायद मुझे लगता है दूसरा नाम है कॉम्पास, इसे आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन बाइडू और कॉम्पास दोनों चाइना के हैं, मुझे लगता है ये एक ही नाम है, बाइडू और कॉम्पास दोनों चाइना के हैं। और लिमिटेड है ये एशिया और वेस्ट पैसिफिक में। और IRNS जिसे हम याद रखेंगे वो है इंडियन कवरिंग इंडियन सैटेलाइट। इंडियन सैटेलाइट जो कि कहाँ से शुरू हुआ, तो हम कहेंगे ऑफकोर्स किसका सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है। तो हम याद रखेंगे IRNS का इंडिया का कवर करता है, ओनली इंडिया और इंडिया की पर्टिकुलर रीजन जो है उन्हें कवर करता है। और QZSS जो है वो जापानीज सिस्टम है। तो इन सारों की कंट्रीज याद रखना, ये आपके सामने मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता होगा ग्लोनास का फुल फॉर्म क्या है, IRNSS का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह से है इनके फुल फॉर्म। ग्लोनास का फुल फॉर्म इस तरह से है कि ग्लोबन आया, नेविगेशन आया, स्पुतनिकोवाया और सिस्टेमा। इनके जर्मन लैंग्वेज में ही नाम है, इसलिए मैं थोड़ा ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा इस तरह से इनके फुल फॉर्म्स हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन जो है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे अच्छे से याद रखेंगे, नाविक, है ना। अब इसका नाम बदल के क्या किया गया है, IRNSS का नाम अब अपडेट करके नाविक कर दिया गया है। ओके, तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने अब तक क्या जान लिया, अब तक हमने जाना कि अलग अलग देशों के जीपीएस सिस्टम क्या थे, हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी जान लिए, और साथ में अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा है यूजर सेगमेंट। वापस बोलेंगे मेरे साथ, एक है स्पेस सेगमेंट, एक है कंट्रोल सेगमेंट, एक है यूजर सेगमेंट, राइट। एक वापस बोलेंगे मेरे साथ, स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा है यूजर सेगमेंट। क्या है स्पेस सेगमेंट का मतलब, जो सैटेलाइट ऊपर चल रही हैं हम देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या है, एक तरह से देख नहीं पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ अभी छत से देख नहीं सकते, तो उसे स्पेस सैटेलाइट जो है वो सारे क्या है स्पेस सेगमेंट में है। कंट्रोल सेगमेंट में क्या आएगा, जो कि हम देख रहे हैं, जो भी अलग अलग मास्टर स्टेशन हैं धरती पर, जो लोग उन सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या है एक तरह से कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। साथ में यूजर सेगमेंट का मतलब आप समझते हैं, यूजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जो कि हम हैं, हम जैसे जो लोग काम में ले रहे हैं, यूजर हैं उस चीज के, वो यूजर सेगमेंट पे आते हैं। ओके, यूजर सेगमेंट विच इंक्लूड्स बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूजर, मिलिट्री यूजर्स भी साथ में, हम भी, ये दोनों ही किसमें आएंगे, यूजर सेगमेंट में आएंगे, और जीपीएस के इक्विपमेंट्स भी इसी में आएंगे। तो इस तरह से तीनों रूप में आपने अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से बात करें, तो इस तरह से बात समझ आएगी कि स्पेस सेगमेंट जो है, जीपीएस सैटेलाइट दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेस, वो क्या छोड़ते हैं, सिग्नल्स छोड़ते हैं, कौन सी फॉर्म में, EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ये सिग्नल्स को भेजते हैं, बेस्ड ऑन विच टाइम एंड पोजीशन ऑफ द यूजर इज मेजर, उसी की भी आप पे हम टाइम और पोजीशन को मेजर करते हैं। कॉन्स्टलेशन जो है, होल सेटअप जो उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देयर आर 3 मेनली, 3 तो नहीं बोलना चाहिए, और भी अलग अलग देशों के हैं, तो उस हिसाब से 3 यहाँ मतलब IEEE की लैंग्वेज के अंदर यहाँ बताया है कि 3 ग्लोबली नोन GNSS है। फर्स्ट वन जैसे नवस्टार बताया है, नवस्टार जो सबसे पहला था USA का, ग्लोनास जिसे हम कह रहे हैं, ग्लोबनिया नेवी गेजनोया, और स्पुतनिक हो गया सिस्टेमा, और जबकि जिसका हम नॉर्मलाइज्ड नेम भी देखते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चलो खैर, ऑफ रशिया, याद रखना रशिया का है, और समय गैलीलियो जो कि यूरोप यूनियन का है। जबकि IRNSS का हम बात करें तो आपको जान ही लिया कि जो इंडियन रीजन्स को कवर करता है। साथ में ये भी बताया कि 1500 किलोमीटर की बाउंड्री है ना, तो इसे भी याद रखें कि यूजर्स इंडिया एज वेल एज
इन द रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक काफी रीजन को कवर करता है IRSS। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल सेगमेंट की, कंट्रोल जो नीचे से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो कंट्रोल सेगमेंट कंसिस्ट मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटीना एंड द मास्टर कंट्रोल स्टेशन। मास्टर कंट्रोल स्टेशन याद रखने की बात है। द मास्टर कंट्रोल स्टेशन का मतलब समझ गए, अलग अलग जो स्टेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। द मॉनिटर stations positive passively track all the satellites in view, accumulating ranging data. This information is processed at the MCS यानी मास्टर स्टेशन पे भेजा जाता है to determine the satellite orbit। तो कुल मिला के अलग अलग जो भी स्टेशन हैं वो एक जगह डाटा भेजते हैं, जैसे हम कह रहे हैं मास्टर कंट्रोल स्टेशन, वहां से उस डाटा को और मॉनिटर किया जाता है। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द ईच सैटेलाइट वाया द ग्राउंड एंटीना, ग्राउंड एंटीना उस इन्फॉर्मेशन को भेजता है सैटेलाइट के पास। जीपीएस यूजर सेगमेंट कंसिस्ट द जीपीएस रिसीवर एंड द यूजर कम्युनिटी। हम जो काम में ले रहे हैं उसमें एक रिसीवर लगा है हमारे फोन्स में, ऑफकोर्स एक रिसीवर लगा है जिससे हम ट्रैक कर पा हमारी पोजीशन ट्रैक की जा सकती है। तो जीपीएस रिसीवर कन्वर्ट सैटेलाइट सिग्नल्स इनटू द पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, तो उससे हम अलग अलग चीजें अपने फायदे में बना सकते हैं। उसकी पोजीशन इंसान की, उसकी वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसका टाइम, एग्जैक्ट टाइम भी लोकेट किया जा सकता है। 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द 4 डायमेंशंस। बिल्कुल, ये आप बात अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन आया भी है और आ सकता भी है कि जीपीएस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है, तो उसके लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। एक ही वक्त पे 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, इस बात को याद रखिएगा। 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड, अच्छे से याद रखना। आप जब क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तब आपको कई जगह आंसर 3 मिलेगा, तो आप याद रखना कि नहीं, सही आंसर तो क्या है, 4 ही है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे मेंशन कर दे कि भाई 2D फॉर्म में निकालना हो, या जैसे सकते हैं कंप्यूट दी 4 डायमेंशन, तो ठीक है, लेकिन अगर 2 डायमेंशन के रूप में पूछे तो वहां 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है। बात समझ आई मेरी? लेकिन जनरली हमें ये बात करनी है कि 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी 4 डायमेंशंस। 4 डायमेंशंस कौन कौन सी? एक्स वाई जेड तो है ही, एक्स वाई और एक जेड तो है ही, साथ में टाइम को भी मेजर करने के लिए चौथे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। क्या है देखो, अभी वर्किंग के अंदर थोड़ा सा और अच्छे से बता दूंगा। अभी इस बात को याद रख लेना कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन कहाँ है, तो कोलोराडो में है ना। तो कोलोराडो के अंदर अच्छे से है ना, कोलोराडो बोल दो, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो। एट एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई है, जैसे कि शियावर एयर फोर्स बेस इन कोलोराडो। ओके, जीपीएस रिसीवर मस्ट बी लुक्ड ऑन द सिग्नल ऑफ एट लीस्ट 3 सैटेलाइट। ये भी बाद में बता रहा था कि अगर 2D पोजीशंस निकालनी है, सिर्फ लैटिट्यूड लैंगिट्यूड निकालना है, ट्रैक मूवमेंट करना है, तब उस कंडीशन में बोलेंगे कि भाई साहब 3 सैटेलाइट की जरूरत है। लेकिन एग्जैक्ट 4 सैटेलाइट की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें उसे 3D पोजीशन यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस की जरूरत है, और साथ में हमें टाइम भी एग्जैक्ट पता करना हो, टाइम के एरर को भी हटाना हो, तो हमें 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज इन दोनों बातों को क्लैरिटी के रूप में याद रखना। तीसरा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यूजर सेगमेंट की बात करें। यूजर सेगमेंट का मतलब जैसे लोग जो काम में ले रहे हैं। मोस्ट सिविलियन यूजेस जीपीएस हाउएवर फॉर इन fall into one of the 4 categories: navigation, surveying, mapping and timing। अलग अलग यूजर्स हैं, कुछ लोग नेविगेशन के लिए काम में ले रहे हैं, कुछ लोग सर्वेइंग के लिए काम में ले रहे हैं, कुछ लोग मैपिंग के लिए काम में ले रहे हैं, कुछ लोग एग्जैक्ट टाइमिंग नोट करने के लिए, टाइमिंग के लिए ना, कुछ इधर उधर की बातें, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, वो सॉइल रिसोर्स स्टडीज में कैसे काम आ सकता है। भाई सॉइल के रूप में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बातें भी याद रखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने लगते हैं। तो सारे पॉइंट को दिमाग में रखना कि सॉइल सर्वे में भी काम में लेते हैं, लैंड इवैल्यूएशन मेथड में भी काम में ले सकते हैं, सॉइल रिसोर्सेज प्लान मैपिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं, वाटरशेड कैरेक्टराइजेशन के लिए भी काम में ले सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रॉब्लम सॉइल्स के लिए काम में ले सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए काम में ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जीपीएस इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में काम में ले सकते हैं। ईल्ड मैपिंग, और ये भी अच्छा यहाँ से लाइन कंटिन्यूटी है फॉर ईल्ड मैपिंग एंड वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर्स, और साथ में पेस्टिसाइड एप्लीकेटर। वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं, खेत में जिस जगह जिस फर्टिलाइजर की जितनी कमी है सिर्फ उतना ही फर्टिलाइजर देना, वेरिएबल रेट्स पे देना। तो इस तरह की चीज़ों को हम प्रिसीजन फार्मिंग में पढ़ते हैं। चलो खैर, गैप एरियाज ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर द सॉइल रिसोर्स स्टडीज, उन गैप एरियाज को कवर करने के लिए काम में ले सकते हैं। चलो खैर, अब देखिए ये काम की बात आई है कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है जेआरएफ में कि जीपीएस प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजीशनिंग information by receiving signals from the satellites. The position of the place is determined with the help of। अगर अर्थ के ऊपर जीपीएस यानी जो हमारा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम काम कर रहा है, उससे किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है, तो हम जो सिस्टम या जो मेथड काम में लेते हैं
यानी इसकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं ये पूछा गया था। उस मैकेनिज्म को क्या हम ट्रायंगुलेशन कह सकते हैं, क्या उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल कह सकते हैं, क्या उसे हम वेवलेंथ ऑफ सिग्नल कह सकते हैं, क्या हम उसे इल्यूमिनेशन कॉज्ड बाय सिग्नल इस तरह से कह सकते हैं। तो आंसर जो दिया गया था वो फर्स्ट था, यानी जो कि था ट्रायंगुलेशन मेथड। लेकिन इसे ट्रायंगुलेशन मेथड नहीं कहा जाना चाहिए। एग्जैक्ट इसका जो मेथड होता है उसे कहते हैं हम ट्राइलेट्रेशन मेथड। ट्राइलेट्रेशन मेथड याद रखिएगा, ट्राइलेट्रेशन मेथड कहते हैं इसे। लेकिन गलती से वहां पे ट्रायंगुलेशन मेथड, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है कि भाई ट्राइलेट्रेशन को कभी कभी ट्रायंगुलेशन लिख दिया जाता है, जो कि सही नहीं है वास्तव में, लेकिन सही टर्म तो यही है ट्राइलेट्रेशन, याद रखना। इस बार फिर आ सकता है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट आ सकता है, तो अच्छे से याद रखना। ट्राइलेट्रेशन वर्ड की जगह आपको वापस वही मिल सकता है, ट्रायंगुलेशन मिल सकता है, तो आप ट्रायंगुलेशन को ही टिक करना है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह ट्रायंगुलेशन दे दिया, एक जगह ट्राइलेट्रेशन दे दिया। ऐसा दे दिया तो ऑफकोर्स हम ट्राइलेट्रेशन को ही चूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं जनरली आईसीआर के एग्जाम्स में जो गलती होती है वही वापस दोहरा भी जाती है, तो हो सकता है वापस दोहराई जाए इस बार भी ये गलती। तो अगर आपको याद रखना है ट्रायंगुलेशन मेथड ही सही आंसर टिक कर देना। बात समझ आ गई मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्ड एग्जैक्टली ट्राइलेट्रेशन है, लेकिन जनरली एग्जाम में लिखा हुआ जाता है ट्रायंगुलेशन। चलो कोई बात नहीं। अब कैसे काम करता है जीपीएस से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो इमेजेस मैंने ली हैं वो वास्तव में किसी एक यूट्यूब वीडियो से ही मैंने स्क्रीनशॉट्स के रूप में निकाली है। मैं कोई किसी तरह से जो भी इस वीडियो का जो लिंक होगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन अभी कुछ देर के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको वर्किंग ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस की जो वर्किंग है उसके अंदर हम इस तरह से देखते हैं। मान लेते हैं ये हम है या कोई हमारा भाई बंधु है, उसकी इमेज उसकी सॉरी पोजीशन हमें देखनी है। तो दो सैटेलाइट्स इस तरह से उसे मेजर कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट कह रहा है कि मेरी उससे दूरी r1 है, दूसरा सैटेलाइट कह रहा है मेरी उससे दूरी r2 है। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि इन्हें कैसे पता चलता है कि ये r1 दूरी कितनी है, राइट। तो ये इस तरह से काम करेगा कि भाई यहाँ जो सैटेलाइट है वो EMR छोड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। ये रेडिएशन लाइट की स्पीड से जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड वेलोसिटी, हमें स्पीड या वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं, तो ये मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी हमें पता है। अगर कितने वक्त में ये गया और कितने वक्त में वापस सिग्नल इसके पास आया, है ना, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर सैटेलाइट नोट कर ले तो उसे टाइम भी मिल जाएगा। टाइम और वेलोसिटी मिल गई तो अब बहुत पहले कभी बचपन में पढ़ा करते थे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो वहां से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम करते हुए निकाली जा सकती है। समझ, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो r1 और r2 जनरली हम मेजर कर सकते हैं जब दो पोजीशंस अगर हमने नोट कर ली। अच्छा, ये भी बात याद रखनी है कि हाँ जो टाइम है, मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट गई वापस रिफ्लेक्ट होकर आई, जो भी टाइम लगा इस दौरान सैटेलाइट से ये रेडिएशन जाना और वापस आना, इस तरह का जो टाइम लगा वो बहुत ही प्रिसाइज जानने की कोशिश की जाएगी, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। इन दोनों के ये वाला इसके अंदर अलग टाइम मेजर हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हर एक सैटेलाइट के अंदर एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं। एटॉमिक क्लॉक्स इतनी एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी 10.23 मेगाहर्ट्ज के रूप में होती है। और इसके अंदर एल बैंड यानी लो एनर्जी बैंड, रेडियो बैंड्स होते हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, कुल मिला के हमें बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टाइमिंग के लिए होती हैं। तो इस बात को याद रखना। तो अब इन एटॉमिक हम कह सकते हैं क्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं r1 r2। और अगर डिस्टेंस मिल गई तो इन डिस्टेंस यानी रेडियस को अगर मानते हुए एक सर्कल बनाया जाए, इस तरह से ये सर्कल बनाया जाए, तो मतलब ये सैटेलाइट कह रहा है कि इस सर्कल पे कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, राइट। यहाँ इसके पास रिसीवर था, इसके पास सैटेलाइट था, इसने इसको भेजा, तो ये भी जो टाइमिंग हुई उससे डिस्टेंस पता चली। और ये सैटेलाइट कह रहा है कि भाई साहब कि वो इस परिधि पे या एक इस पेरीमीटर पर हम देख सकते हैं कोई ना कोई हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। लेकिन दूसरा वाला जो सैटेलाइट है वो कह रहा है कि हमारा तो रेडियस अलग है, यानी हमारे हिसाब से इस येलो वाले सर्कल के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, जहां ये दोनों सर्कल्स क्रॉस कर रहे हैं। दोनों सर्कल्स कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, देखिए भाई साहब यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। देखिए या तो ऑब्जेक्ट अब दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल्स, तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट या तो इस जगह है या फिर वो इस जगह है। तो अब पता कैसे चले कि ऑब्जेक्ट ऊपर है या यहाँ नीचे है। ऑफ कोर्स हमारी धरती पे है ऑब्जेक्ट, तो धरती पे है तो यानी हम कहेंगे ये अर्थ का जो देखिए सरफेस है, यहाँ व्हाइट हो गया है, देखिए नेक्स्ट में यहाँ नहीं था। अब ये तीसरा पैरामीटर हमने क्या ले लिया, अर्थ का सरफेस ले लिया। तो अर्थ का सरफेस और ये सर्कल दोनों जहां क्रॉस कर रहे हैं उस चीज को हम, उस जगह को हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अब तो ये तो हमने 2D के अंदर समझा है, 2D ट्राइलेट्रेशन है। लेकिन अगर हम इसे 3D में समझने की कोशिश करें, 3D का मतलब समझते हैं,
थ्री डायमेंशन के अंदर समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से होगा कि मान लेते हैं कि ये ऑफकोर्स ये सैटेलाइट था, तो उसका एग्जैक्ट एक पूरा स्फीयर होगा, आप सर्कल नहीं बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे, तो पूरा गोला है, इसका अपना गोला है, दोनों एक कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, राइट, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरा सैटेलाइट की यहाँ जरूरत पड़ती है क्योंकि थ्री डायमेंशनल काम हो जाता है, तो तीसरे सैटेलाइट से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका अपना एक स्फीयर बनेगा। तो तीनों जहाँ क्लैश कर रहे हैं और साथ में अर्थ की सरफेस को भी मान लिया जाए, तो एक्स वाई जेड ये तीनों जहाँ पे कट हो रहे हैं उस जगह पे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। तो आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि ट्रायल इटरेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें सैटेलाइट्स की ये सर्कल्स और जहाँ क्लैश होते हैं वहां हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। अब आगे बताया है वर्किंग ऑफ जीपीएस। वर्किंग जीपीएस के अंदर ये बात भी बताई है कि डेल्टा टी और लिखा है मैंने यहाँ, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। अभी तो 3 सैटेलाइट ही आया अभी गेम में, लेकिन 4 की जरूरत क्यों? ये चौथा सैटेलाइट, ये चौथा सैटेलाइट की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? ये जो 4th सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ती है टाइम के अंदर। जैसा कि हमने जाना कि एटॉमिक क्लॉक्स लगी हैं सैटेलाइट में, लेकिन जो हमारे सस्ते मोबाइल हैं उनके अंदर, आप तो कहेंगे हमारे पास आईफोन है, अरे कोई वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर जो भी हमारे पास मोबाइल है उनमें एटॉमिक क्लॉक्स तो नहीं लगी है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो रिसीवर का टाइम है और जो ऊपर सैटेलाइट की जो एटॉमिक क्लॉक चल रही है उसका टाइम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लैग होगा, कुछ ना कुछ तो ऑफसेट होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। इसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफसेट। अभी टाइम ऑफसेट जो है इसे भी एडजस्ट करने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं चौथे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। ओके, अच्छा, ये टाइम ऑफसेट का इस यहाँ पे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी भी आती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आती है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई क्लॉक है, अगर वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, क्योंकि आप जानते होंगे कि लगभग 15 या 14,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, तो उन सैटेलाइट्स के अंदर इतनी तेज गति से जब ये मोशन कर रहे हैं तो उन क्लॉक्स का टाइम गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा फास्ट अगर कोई मोशन हो रहा होता है तो क्लॉक्स का टाइम स्लो हो जाता है, तो उसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। चलो वो बात की बातें हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। ओके ना? इस तरह से भी दिखाया जाता है ट्रायलेट्रेशन मेथड्स को, भाई अलग अलग सर्कल्स जहाँ क्रॉस होते हैं वहां पे होता है, अलग अलग स्फीयर्स जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वहां उसकी लोकेशन होती है। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा वर्किंग ऑफ जीपीएस। अब एक एडिशनल पॉइंट भी हमारे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी का हम बोल रहा हूँ, IEEE के अंदर, कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? डीजीपीएस जिसे हम कह रहे हैं, इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग द एरर एंड टू हैव बेटर पोजिशनल एक्यूरेसी। अब पोजिशनल एक्यूरेसी को और बेटर करने के लिए एक सिस्टम और काम में लेते हैं जिसे डिफरेंशियल करेक्शन या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ इस तरह से होता है कि जो हम जिस जगह की जिस चीज की हम लोकेशन निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस नाव की हमें लोकेशन पता करनी है, तो इसका सैटेलाइट के साथ तो पोजीशन निकाल ही रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट एक नोन सोर्स की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है। ये नोन सोर्स मतलब ये मान लेते हैं जो स्टेशन है उसकी दूरी जानता है। अब ये स्टेशन भी इस नाव की दूरी जानता है, समझ रहे हैं? ये स्टेशन इस नाव की दूरी मान लेते हैं जान रहा है, और सैटेलाइट इसकी स्टेशन से दूरी जानता है। तो ये डिस्टेंस, और अगर ये डिस्टेंस हमें पता है तो फिर ये जो डिस्टेंस निकालना होगा वो और ज्यादा एक्यूरेट पता कर सकते हैं। तो क्या कुल मिला के मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा इसके अंदर कि यहाँ हम एक रेफरेंस पॉइंट को काम में लेते हैं। यहाँ एक मास्टर स्टेशन जो है, एक तरह का मास्टर स्टेशन नहीं बल्कि यहाँ वर्ड यूज करना चाहिए बेस स्टेशन। एक बेस स्टेशन की लोकेशन हमें पता होती है। एक रोविंग सैटेलाइट एक तरह से जो एक अननोन लोकेशन होती है, एक नोन लोकेशन होती है, उन दोनों को कंपेयर करते हुए ये सैटेलाइट्स मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई एक जो पता है जगह वहाँ की डिस्टेंस और जो अननोन जगह है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हुए ये सिस्टम काम करता है। तो डिफरेंशियल करेक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एरर्स वगैरह को कम करने के लिए, पोजिशनल एरर को कम करते हैं इससे। और रोविंग जीपीएस रिसीवर, इसमें क्या होता है? एक रोविंग जीपीएस रिसीवर होता है जो इधर उधर मूव कर रहा है। दूसरा जीपीएस जो है वो ग्राउंड पे लगा है, जिसे हम स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जीपीएस बेस स्टेशन कह सकते हैं। ये जीपीएस बेस स्टेशन है जिसे हमने एक और नाम दिया ग्राउंड स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट भी, जिसे हमने कहा जो ग्राउंड पे है, जबकि दूसरा जो है उसे रोविंग जीपीएस कहा गया है। ओके, द डिफरेंशियल जीपीएस हैविंग वन जीपीएस एट अ डेजिग्नेटेड बेस स्टेशन, यहाँ पे एक हमारा डेजिग्नेटेड बेस स्टेशन है, जबकि पी एंड अनदर, इसको पी कहा है, एंड अनदर जीपीएस एज अ रोवर ऑन द शिप। यहाँ रोवर के ऊपर एक लगा हुआ है जीपीएस जिसे हमने कहा है, तो ये रोविंग वाला होता है। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस को निकालते हुए डिफरेंशियल करेक्शन निकाले जाते हैं। ये बेस स्टेशन है और दूसरा रोविंग के बारे में और अच्छे से बताया है थोड़ा।
इसके अंदर देखो दीज करेक्शन डिफरेंसेस ऑफ द डिटरमाइंड पोजीशन एंड द नोन पोजीशन, कि भाई नोन पोजीशन क्या है और जो डिटरमाइन की जा रही है, जो पक्की है इंफॉर्मेशन और जो मेजरमेंट की जा रही है, उन दोनों बीच का डिफरेंस आ गया, उसको एक एरर मान लेते हैं, उस एरर को करेक्ट कर लिया जाता है, तो उससे डिफरेंशियल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, आई थिंक ज़्यादा हो सकता है अच्छे से समझ नहीं आया हो, लेकिन थोड़ी बहुत बातें तो समझ आ गई होंगी। बस ये 2-3 नाम याद रखना, एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताया, थोड़ी सी बात और कर लेंगे कि SIS क्या होता है, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉइल की इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने देखा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था या जो GPS था वो पर्टिकुलर किसी चीज की इंफॉर्मेशन है, तो ये सिस्टम स्पेसिफाइड है किसके ऊपर, सॉइल का। तो किस जगह की सॉइल कैसी है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है उसे एक डेटाबेस के रूप में रखना, डेटाबेस यानी एक कंप्यूटर सिस्टम के रूप में रखना, उसे हम कहेंगे सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम, ये कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, सारी सॉइल मतलब अलग अलग जगह की सॉइल्स की इंफॉर्मेशन काम में ली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में अभी शायद अप्लाइड नहीं है या फर्दर कंट्रीज में अप्लाइड है, बट हो सकता है मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज कम है मेरे पास, तो चलो खैर इस बात को जरूर याद रखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम है जो कि सॉइल के रिलेटेड डाटा जो है उसे ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव कर सकता है, एनालिसिस करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो कुल मिला के जैसे हम डिजिटल इमेजिंग वगैरह करते थे, तो अब ये वाला सिस्टम सिर्फ सॉइल की बात करता है, सिर्फ सॉइल से रिलेटेड बातें हैं इसमें। SIS इज बेस्ड ऑन द डेटाबेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग और GIS वगैरह से ही इसमें डाटा मिलता है, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसमें डाटा मिलता है। इसको एक फिगर से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि भाई सॉइल सर्वे से जो भी डाटा लेके आए आप, यानी मॉर्फोलॉजी, केमिकल और बड़ी बड़ी डाटा जो इस तरह से सॉइल क्लासिफिकेशन और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और भी रिलेटेड, यानी लैंड यूज कैसे हो रहा है, जियोलॉजी क्या है, जियोमॉर्फी क्या है, रिलीफ क्या है, मतलब और भी छोटी छोटी जो इधर उधर अलाइंड इंफॉर्मेशन है उसको, इन सारों को कंबाइन करते हुए सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया और उसके अलग अलग मॉडल बना दिए। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है SIS के अंदर आता है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है, GIS, GPS, GNSS आप जानते हैं, नवस्टार जानते हैं और IRNS जानते हैं आप, ग्लोनास अभी बताया था जो कि रशिया का है। NDSI जैसे नॉर्मलाइज डिफरेंस सैलिनिटी इंडेक्स कहते हैं, इसे भी याद रख लेना। WI भी आता है, वाटर इंडेक्स भी होता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया भी है। चलो खैर, NDVI क्या है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बच्चा बच्चा जानता है, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, और ये -1 से +1 तक की इसकी वैल्यूज होती हैं, इसे अच्छे से याद रखना, -1 से +1 होती है। NDVI की वैल्यू जितनी पॉजिटिव है उसका मतलब क्या हुआ, हेल्दी वेजिटेशन है। हाँ, 0 से ऊपर आते हैं तो वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, 0 से नीचे आ रहा है तो मतलब बेयर लैंड्स हैं, या फिर बेयर लैंड का मतलब समझते हैं जहाँ पे वेजिटेशन कम है, सही नहीं है, तो उस चीज़ को यहाँ बता। मैंने NDVI को अच्छे से समझाया है पिछले वीडियोस में, अगर आप जानना चाहें इसके बारे में, क्यों NDVI का फॉर्मूला याद है क्या होता है, चलो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, NDVI का क्या फॉर्मूला है मुझे बताना। और NDVI का जानना हो कि कैसे NDVI काम करता है, तो उस चीज को भी मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है, अगर नहीं देखे हो वीडियोस तो वो देख लीजिएगा। रडार मतलब रेडियो, हाँ ये याद रखें, रडार की मुझे लगता है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जिसे हम कहते हैं। लिडार भी होता है, लाइट डिटेक्शन रेंजिंग जिसे कहते हैं। लेजर की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इतनी बड़ी सारी याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। LISS जिसे हम कहते हैं लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर। NRCS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, फॉर श्योर आ सकता है, याद रखना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में। देहरादून में भी बताया था मैंने आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट वाला से, इंडियन इंस्टीट्यूट लगा है तो देहरादून और नहीं तो NRCS पूछे, NRSC पूछे तो ये क्या हो गया, हैदराबाद हो गया। EMR आप जानते हैं। गोज का भी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया है, यानी GOES यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू जो हम पुश ब्रूम और विस्क ब्रूम सैटेलाइट हमने जो पढ़े थे, स्कैनर्स पढ़े थे, उन स्कैनर्स के अंदर ये टर्म्स यूज होती हैं। चलो, नासा का फुल फॉर्म तो बताइए आपको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में यानी 29 तारीख को 29 जून 2024 को ICR का एग्जाम होने वाला है, SRF JRF के एग्जाम होने वाले हैं। तब तक मैं और कोई वीडियो मुझे नहीं लगता मैं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी खुद की एक MSc चल रही है, तो मेरे पास भी असाइनमेंट्स हैं, मेरे पास भी एग्जाम है, मिड एग्जाम्स हैं, मेरे भी कुल मिला के कहने का मतलब वर्कलोड है मेरे पास, तो मैं 29 से पहले कोई आई थिंक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई थिंक जितने वीडियो आपको अपलोड किए जा चुके हैं
सॉइल साइंस से रिलेटेड, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। और आई रियली होप इसमें से क्वेश्चंस आए और आपके क्वेश्चन सही भी हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा मैं कि आप जब एग्जाम दे के आए तो मुझे एग्जाम का रिव्यू जरूर बताएं इन कमेंट्स के अंदर कि ऐसा ऐसा रहा कि भाई रिमोट सेंसिंग पे हार्ड क्वेश्चन आए थे, रिमोट सेंसिंग के अंदर से इजी क्वेश्चन आए थे, आसानी से समझ आ रहे थे, आसानी से हो रहे थे, ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, हार्ड था, इजी था, कैसा था, आपके रिव्यू क्या है, मुझे इन वीडियोज में आके वापस जरूर बताना। ठीक है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे, रिव्यूज जरूर बताना कि भाई कैसा आया था एग्जाम पेपर। पॉसिबल हो तो आने वाले वक्त में जब आपके पास आंसर की आ जाए, आपके पास पेपर आ जाए, जब उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो वो पीडीएफ से मुझे किसी अपने ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे डालते हुए किसी लिंक के थ्रू मुझे कमेंट के अंदर जरूर शेयर करना। ओके, इतनी सी आपसे हेल्प मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा कि पेपर आया कैसे, कैसा रहा, है ना, इस साल का कैसा रहा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिनके अंदर हम कुछ नया शुरुआत करेंगे। टाइम मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स एक दो वीडियो और भी डाल दूंगा इससे रिलेटेड। तब नए वीडियोस की मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।